मैंने कहना कि ये भाई क्यों सबको कहते हो अपने मामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन मोमिन का भाई है। मुझे सरप्राइज देने के लिए मस्जिद में कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था कि कारी साहब ये बात बाहर ना जाए। 3-4 साल से इधर से कमीज पकड़कर उसके ये बाजुओं को सेपरेट करके कमीज से ये कमीज इधर लपेटी हुई थी उन जालिमों ने। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल उस बच्चे में, उसके साथ कोई ज्यादती भी कर जाता था, आगे से बोलता था तेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द किया भाई, तुझे अल्लाह पूछेगा। पुलिस ही बताएगी ना भी किस वजह से या कहां से वो आसमान से उतरे हैं जो उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाजरीन, एक दिल दहला देने वाला वाक़या 5 जून को पेश आया जिसमें एक 23 साला नौजवान सैयद आफाक गिलानी, जिसकी लाश उसी की फैक्ट्री में मौजूद एक तेज़ाब वाले ड्रम से मिली। उसके वालिदैन का कहना है कि जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। तमाम वाक़यात और तमाम जो हक़ाइक़ हैं हम उनके वालिदैन से ही पूछेंगे ताकि असल हक़ाइक़ आपको पता चल सकें और पता चले कि हमारे मुआशरे में ये इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों बढ़ चुके हैं। आफाक, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसको तेज़ाब में डाल के मार दिया गया। नाज़रीन, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सारे मामले में हुआ क्या, इनको कैसे पता चला कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये बताइएगा कि आफाक की जो डेथ हुई है उसका आपको कैसे पता चला? क्या इस वाक़ये से पहले उसकी कभी लड़ाई हुई थी फैक्ट्री में? नहीं, बिल्कुल कभी भी फैक्ट्री में क्या कहीं भी नहीं हुई। बहुत ही मिजाज अच्छे वाला, धीमे लहजे वाला बच्चा था। मैंने कहना कि ये भाई क्यों सबको कहते हो अपने मामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन मोमिन का भाई है। मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मस्जिद में कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था कि कारी साहब ये बात बाहर ना जाए 3-4 साल से कि जब मैं कुरान हिफ्ज कर लूँगा मैंने अपनी मामा को सरप्राइज़ देना है। 5 टाइम का नमाजी, तहज्जुद गुजार, कभी 13 साल के बाद उसका इत्काफ नहीं मिस हुआ आज तक। ये जो एक रोज़ा उसको अंदाज़ा था कि ये पहले ईद हो गई है तो ये मौलवियों की वजह से एक रोज़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ है, वो बाद में भी एक दिन का इत्काफ करके आया है। तहज्जुद पढ़ता था और सुबह भी जिस दिन गया नमाज पढ़ कर गया है। और फैक्ट्री में भी कोई इसका लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई भी। फैक्ट्री अक्सर लेट जाता था, तो उस मामले पे कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रंजिश हो जो फैक्ट्री मालिकान हैं या जो उनके मैनेजर हैं, इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अक्सर लेट होता था। तो जब उसने फ़ोन किया ना पहला, हमारे ख्याल से उन्होंने फाक को ख़त्म करने के बाद मुझे फ़ोन किया है। पहला फ़ोन उनका मिस हुआ है, दूसरा फ़ोन उसके एडमिन का आया है, मैंने उठाया है। मैंने उठाकर कहा कि जी बेटा क्या बात हुई थी। पहले में तो वो रियाज मुकर ही गया। उसने कहा कि क्या कहते हैं फाक आपके पास है ना, घर है ना। मैंने कहा क्या बेटा मेरा छोड़ कर आया था छोटा। तो मैंने कहा क्यों आप फैक्ट्री में नहीं है? फाक को तो वो छोड़ कर आया। फिर आगे से मानने पर मजबूर हो गया, हाँ 5 मिनट पहले हमने इधर देखा था। मैंने कहा ठीक है आप गेट से देखें अगर वो इधर नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि वो तो दीवार फलांग गया। मैंने कहा देखें गेट पर कैमरा है, पता चल जाएगा। मैंने कहा आपको पता है मेरे बेटे ने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोलता था झूठ। तो मैंने कहा कि वो क्यों दीवार फलांगेगा, वो चोर नहीं, चोर का भाई नहीं। तो कहते हैं कि फ़ोन रियाज ने काट दिया है, एडमन से उसने किया है। पहले अपने से किया है, वो मिस हो गई मुझसे कॉलें, फिर एडमन से। फिर मैंने थोड़ी बाद एडमन अदरान को फ़ोन मिलाया है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? मैं एक टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ एक कॉलेज की, हमें आदत पड़ी हुई है बेटा कहने की। मैंने उसे कहा कि बेटा क्या हुआ है? तो कहता है कि बाजी वो ना फाक आया है 8:45 बजे, तो मैंने उसे बुलाया है, वो क्या कहते हैं आया है। तो वो बाजी आपको तो पता है अक्सर लेट आता है, तो मैंने आज उसे थोड़ा सा डांटा है एज ए बड़ा भाई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर आपने एज ए बॉस भी डांट लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो कहाँ है? कहते पता नहीं चल रहा। मैंने कहा चले बेटा कल जब वो आएगा ना तो आप शफकत बरतिएगा। नहीं मैंने उसे निकाल दिया, वो आएगा मैंने नहीं रखना। ये मुझसे बदतमीज़ी से बोलने लगे। मेरा दिमाग बड़ा लहजा है क्योंकि टीचिंग में कुछ इखलाक, कुछ हम सैयद हैं तो वो हमारे खून में शामिल हुआ हुआ इखलाक। तो मैंने कहा कि बेटा आप अगर ये नहीं कर सकते कि आप एक माँ से मुखातिब हैं तो आप ये गौर कर लें कि आप एक उस्ताद से मुखातिब हैं, विराम से बात करो। मैं चुप हो गई हूँ। मुझे ये था कि मेरा बेटा शाम तक आ जाएगा। मैंने बड़ी दुआएं मांगी, लेकिन शाम को फिर मैंने फ़ोन किया।
तो फिर ये कहता है कि अभी तक नहीं आया। फिर मैंने धीमा लहजा रखा, मैंने कहा बेटा आप दुआ करें, मैं भी करती हूँ, आ जाएगा। कहता जी फैक्ट्री बंद हो गई है। शाम को एक नदीम नामी बंदे ने 0321 से फ़ोन किया है, उसने कहा कि बाजी वो हमारी चाबी। मैंने आगे से कहा कि मुझे खुशी होती है अगर आप पूछते कि फाक घर पहुँचा है कि नहीं, और आप चाबी का कह रहे हैं। कहते बाजी वो फैक्ट्री बंद। मैं कहा फैक्ट्री तो बंद हो चुकी। कहता फैक्ट्री तो खुली है। मैंने फ़ौरन फिर रियाज को फ़ोन किया है, मैंने कहा रियाज भाई फैक्ट्री तो बंद हो गई थी, अदनान ने कहा है। तो कहते हैं नहीं फैक्ट्री तो खुली है, मैं उधर ही हूँ, हालांकि वो उधर नहीं था। आप ये बताइए कि जब आफाक की डेड बॉडी मिली तो उस टाइम कैसे कंफर्म हुआ कि इसकी डेड बॉडी इसी फैक्ट्री में मौजूद है? जाहिर बात है कि मुझसे ये बात छुपा रहे थे जब इन्हें पता चला कि डेड बॉडी मिली है, क्योंकि मैं माँ थी। फिर भी जब मुझे अंदाज़ा हुआ है, मैंने असर की नमाज अदा की है, लाखों लोगों को कहना है, कहा कि गवाह रहना कि मेरा बेटे का ये हाल है, फिर भी मैं तेरे सजदे दे रही हूँ। तो ये मुझसे छुपाते जा रहे थे, मैं इनसे पूछती जा रही थी, ये घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे दिल को कुछ हो रहा था कि कोई ऐसी बात है, ये सब रो क्यों रहे हैं, मेरे सामने बहाने लगा रहे हैं। तो फिर वो बाद में जब मेरे भाई ने मुझे ईशा के बाद बताया कि बाजी ये फाक ही है, तो पहले उन्होंने बताया पुलिस ने कि भी एक फ़ोन आया है कि भी ये ना ये डेड बॉडी जो है ना उधर एक मिली है। तो जाहिर बात है कि ये भागे गए, इन्होंने कहा कि अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दो हमारा बच्चा ना हो। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो फाक था। जब वो केमिकल में वो डूबा हुआ था, जब वो केमिकल नीचे से निकाला, फिर नीचे देखा तो वो फाक था। ये चीखे, ये बॉडी को हाथ ना लगा सके कि टीम आ जाए। वो टीम तक ये अपने सरों को मारते रहे दीवारों के साथ। फिर वो टीम आई, फिर बच्चे को उन्होंने देखा, तो इस तरह पता चला कि वो इधर डूबा हुआ है। हमारे नाजरीन को बताइए कि जो आफाक की जिस्मानी कंडीशन थी वो कैसी थी? उसकी बॉडी में ज़ख़म थे, तशद्दुद था, क्या था उसकी बॉडी पे? देखें, मैंने मेरे बहन जब वो गया है दुनिया से, उसका जनाजा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए घर आया था। इन्होंने मुझे शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन इधर हज़ारों के तादाद में इधर कोने पर औरत बात कर रही है कि वो उसका जिस्म फूला हुआ था। कोई इधर बात कर रही है कि मुंह पर इतने तमाचे थे, कोई इधर बात कर रहे हैं मेरे जेठ क्या कहते हैं इनके ताया अबू के इधर क्या कहते हैं उसके चोट लगी हुई थी, किसी ने कहा नाक की हड्डी पर चोट थी, किसी ने कहा दांत हिले पड़े थे। तो ये लोगों ने जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि मुंह तमाचों से हिलाया हुआ था। वैसे भी इधर से कमीज़ पकड़कर उसके ये बाजुओं को सेपरेट करके कमीज़ से ये कमीज़ इधर लपेटी हुई थी उन जालमों ने। पता नहीं वो मेरे बेटे की जान बाकी हो तो उन्होंने तेजाब में फेंक दिया, पता नहीं मारने के बाद फेंका। मेरे दिल में क्या क्या आता है, लोगों ने बताया। तो फिर उसका मुंह भी तमाची किया हुआ था। इतना मारने की क्या वजह थी? कोई दुश्मनी भी नहीं। और मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि इतनी बर्बरियत, इतनी जुल्मत ढाई उस बेचारे पे? मैं यही सोचती हूँ कि एक वो सैयदज़ादा था, हाफ़िज़ कुरान था, नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, कभी इत्काफ़ नहीं छूटा कि अगला इत्काफ़ भी वो कहता है खाला के घर मुगलपुरे चिट्टी मस्जिद बैठना है। तो अगर उस पर यह गुस्सा था कि वो लेट हो गया है या उसे कोई ऊँग आ गई है, आप उसे निकाल दें, आप उसे एक थप्पड़ मार दें, आप उसे पुलिस के हवाले कर दें। इतना जुल्म इतने नेक शरीफ ताबेदार बेटे के साथ, और वो मेरा सहारा था। मैंने टीचिंग में प्रिंसिपलशिप कर करके उसके रिज़्क़े हलाल से उसे पालती रही। और फिर हम सैयद हैं, हमें वो सारे कोलो फेल पता है कि एक चादर है तो दूसरी चादर, ये दूसरी चादर का हिसाब दें। अब आप ये बताइए, जो पुलिस है उससे आप इंसाफ चाहती हैं, क्या आपकी अपील है पुलिस से, या जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं क्या चाहती हैं आप और आपका ख़ानदान? मैं पुलिस से ये अपील करती हूँ कि देखें आपके भी बच्चे हैं और आपने उन्हें उतने ही प्यार से जवान किया है जिस तरह मैंने किया है। आपने ज़रा अच्छे पैसों से कर लिया और मैंने ज़रा अपनी प्रिंसिपलशिप की जॉब से कमा कमा कर उन्हें रिज़्क़े हलाल कमा कमा कर किया है, एक एक दिन गिन गिन कर किया है। तो आपके भी बच्चे हैं, आप सिर्फ अगर आफाक का मुझे इंसाफ नहीं देंगे तो अपने बच्चों से कैसे आंखें मिला पाएंगे? आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आप मेरा साथ दें, उन्हें आप एसी वाले कमरों में मत रखें, उनका हिसाब लें। आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान तभी खिलाने का हक़ है। आप अशरफुल मखलूक हम तब हैं जब हमें दूसरों का एहसास है। अगर हमें एहसास नहीं तो हम अशरफुल मखलूकात कहाँ हैं? नाज़रीन, जो आफाक की वालदा थी उनका मौक़िफ़ हमने आपको सुनाया और उन्होंने बताया कि ऊँग आ जाने से या फैक्ट्री लेट जाने से अगर तकरार हो भी जाती तो सुलह सफाई से जो मामला थे उनको सेटल कर लिया जाता। अगर इनको इंसाफ मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ उसके साथ साथ ये भी चीज़ उतनी ज़रूरी है कि वजह तलाश की जाए। क्या वजह थी, लड़ाई हुई थी, क्या कोई आफाक से तो गलती नहीं हुई या फैक्ट्री मालिकान ने गलती की? असल हकीकत को पहले ढूंढा जाए और उसके बाद जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें जो ज़िम्मेदार है उसको कानून के कटहरे में लाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है और ये बहुत ज़रूरी है। जो सारे मामलात हैं, सारे मुलाजमीन हैं, उन्होंने जो वहाँ मामलात हुए उस दिन आफाक के साथ या आफाक की जानिब से कुछ हुआ, ये सारे मामलात की जांच पड़ताल करके फ़ैसला किया जाए ताकि इन वालिदैन को
इंसाफ मिल सके। आफाक के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस सारे मामले में कौन ज़िम्मेदार है। सर ये बताइएगा, ये सारा वाक़या आपने देखा है, इसमें कौन आपको हकीकी मानों में ज़िम्मेदार लगता है इस सारे वक़्वे में? देखें जी, फैक्ट्री इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को कवर कर रहे हैं बजाय असल मुजरिम पकड़ाने के या असल हक़ाइक़ बताने के। ये खुद मुजरिम है। अच्छा सर, आप ज़ाहिरी बात है वालिद हैं, आप आफाक से आपकी दोस्ती भी होगी, तो आपको कभी उसने बताया तो नहीं कोई लड़ाई हुई हो, लेट जाने की वजह से कोई मसला हुआ हो? क्योंकि उसकी वालदा भी कह रही हैं वो अक्सर लेट हो जाता था, तो क्या पता कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे मतलब बदतमीज़ी हुई हो फैक्ट्री में और उसके बाद ही वक़ुआ हुआ? सर बदतमीज़ी वाला तो मेरे बेटे में पुर्जा ही नहीं था, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल उस बच्चे में, उसके साथ कोई ज़्यादती भी कर जाता था, आगे से बोलता था तेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द किया भाई, तुझे अल्लाह पूछेगा। नाज़रीन, जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है, तो आप बताइए कि FIR से आप कितने मुतमईन हैं? देखें जी, जो हमारे मुजरम है उनका तो उसमें मैंने नाम लिखवाया है, तो बाय नेम है, और कुछ इनके साथ नामालूम अफराद हैं, तो अब देखें उस पर कार्रवाई होगी तो पता चलेगा ना जनाब कि FIR की भी क्या हकीकत, किस चिड़िया का नाम है जी। पुलिस का ताउन करना समझ से बाहर है कि उन्हें खाने खिला रहे हैं और प्रोटोकॉल दिया उन्हें, इसकी क्या वजह है? वो बासर हैं या उनका पुलिस पे इतना कंट्रोल है कि पुलिस उन्हें आम मुजरिमों की तरह ट्रीट नहीं कर रही? देखें जी, ज़ाहिरी बात है कि बासर अफराद ही जो ये काम करते हैं ना जी, या पैसे वाले हैं या बासर हैं, ये तो अब पुलिस ही बताएगी ना भी किस वजह से या कहाँ से वो आसमान से उतरे हैं जो उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आफाक की जब डेड बॉडी कवर आपने की तो उस मौके पे जो बॉडी है उसकी क्या कंडीशन थी? उस पर जुल्म था, तशद्दुद था, या क्या सारे मामला थे? देखें, जब डेड बॉडी वहाँ से निकाली गई है, उसकी ये कमर के ऊपर निशानात थे जो ज़ाहरी बात है तशद्दुद के थे। अगर आप क्रॉप करके देखेंगे, करीब करके देखेंगे उस वीडियो को या उन तस्वीरों को, आपको वाज़ेह नज़र आएंगे। और उस बच्चे के नाक और कानों से खून निकल रहा था जब उसको निकाला गया, और उसकी ये कमीज़ जो है उसके मुंह के ऊपर चढ़ाई हुई थी, ये बाजू भी निकले थे कमीज़ में से, ये वाले बाजू निकले हुए थे, कमीज़ को यहाँ बटन बांधा और ऊपर मुंह पे चढ़ा के तो उसको ऐसे बल दिए हुए थे। आपने देखा होगा कि मैंने इंटरव्यू जो वालिद हैं आफाक की और वालदा का अलग अलग किया, उसकी वजह ये थी इतना बड़ा गम है कि वालिदैन एक दूसरे का सामना ही नहीं कर पा रहे। पहले हमने वालदा को बुलाया, उसके बाद वालिद सामने आए। नाज़रीन, हैरान कुन बात है कि हमारे मुआशरे में कत्ल व गारत इतनी बढ़ती जा रही है जिससे ख़ानदान के ख़ानदान ख़राब होते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान बिगड़ जाते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वालिदैन, हमारे जितने इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि कम अज़ कम ऐसी नाराज़गियाँ भी दूर की जा सकें। हालांकि बेटे के जाने पे जो वालिदैन है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इनकी नाराज़गी इस वजह से बड़ी है कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया और दुख इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। देखें, उसमें नाराज़गी वाली बात नहीं है, उसमें यह है कि उसको गुमान है कि मुझे उससे ज़्यादा दुख है, मुझे गुमान है बल्कि यकीन है कि उसको मुझसे ज़्यादा दुख है। तो हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि एक दूसरे को तसल्ली दे सकें, एक दूसरे को हौसला कर सकें कि कैसे मैं उसको बताऊं कि मैं तुम्हारा बेटा वापस ले आऊँगा। मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, सिर्फ ये वजह है मैं उसका सामना कैसे करूं, कैसे उसको बताऊं कि मैं तुम्हारे बेटे को ले आऊंगा। मैं सामना नहीं कर सकता। हमारी अपील है कि ये जो वक़ुआ हुआ है इसमें जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जो IG पंजाब हैं, अगर इसमें कोई सियासत मुलविस है, अगर ये केस सियासत की नज़र हो रहा है तो बराह करम ख़ुद डल के इस फ़ैसले को जल्द अज़ जल्द सॉल्व किया जाए और जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ मिला जाए ताकि जो उनकी बेकरारी है वो ख़त्म की जा सके। नाज़रीन, एक वालिद की आंख में जो आंसू है वो इतनी आसानी से नहीं आता। उसने अपना जवान बेटा खोया है, तो जवान बेटा खोने का दुख बहुत गहरा दुख होता है।